फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस के यूनिट 5 को, जिसका नाम है पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। अभी तक हमने यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक का जितना भी टॉपिक है वो क्लियर कर लिया है। और अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है पदार्थ यानी मैटर। तो मैटर क्या होता है दोस्तों? एवरीथिंग इज़ फॉर्म्ड बाय मैटर। हर चीज़ मैटर से बनी हुई है, चाहे वो आप हो या हम हो या कोई भी छोटे से छोटा पदार्थ हो। हर चीज़ मतलब कि मैटर से बना है, पदार्थों से बना है। पर यह पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वे पदार्थ कहलाती हैं। यानी जिनके अपना खुद का क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, यानी कोई एक अच्छा सा स्ट्रक्चर हो उसका, ठीक है, और जो स्थान भी घेरती हो, जगह लेती हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये उसकी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में। ठोस पदार्थ की संरचना एवं गुण। सबसे पहला इसमें क्या है, जैसे कि मतलब ठोस के बारे में आप देख रहे हैं डायग्राम में भी, यहाँ ठोस के अणु का डायग्राम बना है और इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम ठोस कहते हैं। क्योंकि ठोस पदार्थों के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु होते हैं, वो इतने पास होते हैं कि उन्हें आसानी से आप तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि जो भी ठोस चीज़ें आप देखते होंगे अपने आसपास, ईंट हो गई, दीवारें हो गई, दरवाजे, जो भी चीज़ ठोस चीज़ें हैं उनको आपने देखा होगा कि आप आसानी से उसे नहीं तोड़ सकते हैं, या फिर उन्हें उनके जो मैटर्स हैं, उनके जो भी अणु हैं, उनको आसानी से आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए गए हैं ठोस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। इनके कणों में आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ व्यवस्थित रखता है। उनके अणुओं में खाली स्थान बहुत कम होता है। इस खाली स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ठोस में वैसे तो खाली स्थान बहुत ही कम होता है, लेकिन थोड़ी बहुत स्पेस होते हैं, हल्के फुल्के स्पेस उनके बीच में आप देख रहे होंगे, थोड़े बहुत हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतरावकाश कहते हैं। और ठोस पदार्थों के जो कण हैं वो अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं और अणुओं में अधिक आपसी आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों की आपने आकृति की अगर बात करेंगे तो वो हमेशा फिक्स रहता है और साथ ही उसका आयतन भी क्या होता है? फिक्स होता है। ठोसों में आकृति और आयतन दोनों ही फिक्स रहता है। तो इस प्रकार जो है आप ठोसों के बारे में पढ़ सकते हैं। और ठोसों के उदाहरण जो है आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं, जैसे कि ईंट, दरवाजे, या फिर लकड़ी, या फिर जो भी ठोस चीज़ें हैं, जो भी आपको लगते हैं कि जिनके जो कण है वो एकदम आपस में मिले हुए हैं, जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें हम ठोस कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव पदार्थों के बारे में। द्रव पदार्थों की संरचना क्या होती है कि जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देखिए, पहले समझिए कि इसके जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स, द्रवों के, लिक्विड्स के, क्या होते हैं? दूर होते हैं थोड़ा सा ठोस के तुलना में। ठोसों की तुलना में जो उसके अणु होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, इसीलिए इन्हें हम द्रव कहते हैं। द्रव वो होते हैं जो आपको जैसे कि लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि द्रवों के फॉर्म में, जिनके अणु जो हो दूर दिखाई दे, उन्हें हम द्रव कहते हैं। आपके दैनिक जीवन में इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, या जूस हो गई। जो भी चीज़ें आप लिक्विड के फॉर्म में देखते हैं वो सारे जो हैं द्रवों के ही उदाहरण हैं। तो द्रव क्या होता है? द्रवों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में बहुत ही दूर होते हैं। द्रव पदार्थों के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर होते हैं, जिससे इनमें आपसी आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्योंकि जब इनके अणु ही दूर होंगे तो उनमें
आकर्षण बल भी कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव पदार्थों को जिस बर्तन में डाला जाता है यह उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। द्रव का जो आयतन होता है वह निश्चित हो सकता है, मतलब होता ही है, लेकिन उनकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। आप जैसे एक ग्लास दूध लीजिए, उसको आप उस ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास के शेप का होगा। उसको आपने अगर किसी बाउल में रखा है, कटोरे में रखा है, तो वह कटोरे के शेप में होगा। उसको आपने किसी बड़े भगोने में या पतीले में रख दिया तो वह उसके शेप में हो जाएगा। तो आप द्रवों को जिस भी पात्र में लेता है, रूप ले लेता है, उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसकी अपनी खुद की एक फिक्स आकृति नहीं होती है। लेकिन ठोसों में ऐसा नहीं है। अगर आपने जो है ईंट को रखा है तो वो जो ईंट आप किसी ग्लास में भर के देखिए तो आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको खुली जगह पर रखिए तो रख सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक फिक्स आकृति होती है, उसका एक अपना साइज होता है। लेकिन द्रवों में ऐसा नहीं है। गैसों की अगर हम बात करें, गैसों की संरचना एवं गुण, तो गैसों के जो कण होते हैं वो ठोस और द्रवों की तुलना में बहुत ही दूर दूर होते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके इस दूर होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। लगभग मान के चलिए होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। इसी वजह से इनको जिस भी पात्र में डालते हैं ये उसकी आकृति तो ग्रहण कर ही लेते हैं, परंतु इनका खुद का भी आयतन निश्चित नहीं होता है। यानी कि ये अगर जैसे आप मान लीजिए कि 1 केजी आपका गैस है और वो सिलेंडर में आपके भरा है, ठीक है, उसी गैस को आप बड़े वाले सिलेंडर में भी डाल देंगे तो वो भी उसका आकार ले लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपका मतलब कि जिस भी पात्र में डालेंगे उसकी आकृति और आयतन दोनों ही क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह से जो द्रव होते हैं उनकी ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है, और इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें आकर्षण बल बहुत ही नगण्य होता है। अब हम तीनों का अंतर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को कंपैरिजन करके नहीं पढ़ेंगे आपको जो है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर पहले अंतर की बात करें कि ठोस पदार्थों के अणु जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, और द्रव पदार्थों के अणु ठोस पदार्थों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और गैस पदार्थों के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ठोस पदार्थों की आकृति निश्चित होती है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं। और गैस पदार्थों की ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो है इन तीनों का अंतर है। तीसरा पॉइंट है कि ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है और द्रवों का भी निश्चित होता है, बट गैसों का जो है वो निश्चित नहीं होता है। ये जिस बर्तन में रखते हैं उसके आयतन के बराबर हो जाते हैं। इसका उदाहरण ठोसों का हो सकता है लोहा, सोना, चांदी आदि की वस्तुएं जो भी होती हैं, जो भी वस्तुएं हैं ठोस में वो आएंगी। और उदाहरण में आपके द्रवों में पानी, तेल, दूध, जो भी चीज़ें लिक्विड है वो आएंगी। उदाहरण में आपके गैसों में आपका हवा, पानी, भाप, पानी की भाप, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये उनका उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थों के गुणों के बारे में, यानी कि मेरिट्स ऑफ मैटर। क्या होता है कि पदार्थों में अपने ही कुछ गुण होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, और वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले अगर हम स्वाद की बात करें तो प्रत्येक पदार्थ या वस्तु में अपना अलग अलग स्वाद होता है। जैसे चीनी मीठी होती है, नमक नमकीन होती है, क्षार तीखी होती है और अम्ल खट्टे होते हैं, और कुछ पदार्थ विषैले होते हैं। ऐसे पदार्थों को विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही चखना चाहिए, यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो उनके क्या स्वाद में भी क्या होता है, विभिन्नता होती है, और यह उसका एक प्रकार का गुण है। अवस्था की बात करें तो यह 3 अवस्थाओं में होते हैं पदार्थ, ठोस, द्रव और गैसों में। जैसे भाप के रूप में, पानी के रूप में या फिर बर्फ ठोस के रूप में होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि पानी की 3 अवस्थाएं बताइए, या फिर किसी पदार्थ की ऐसी 3 अवस्था बताइए जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में उपस्थित होता है। तो पानी आपका जो है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों ही कंडीशन में पाया जाता है। ठोसों में कहे तो वह बर्फ के रूप में होता है, और द्रवों में कहे तो पानी के रूप में, और गैसों में कहे तो उसके भाप के रूप में होता है। यानी कि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, और इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर में भी आया था एक क्वेश्चन।
अब अगला पॉइंट है यहाँ पर उसके पदार्थों के गुण के बारे में समझेंगे। तो तन्यता, तन्यता का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनके तार बनाए जा सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से तान सकते हैं, खींच सकते हैं, उनको हम तन्य कहते हैं और उनके इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। जैसे कि आपने तारों को देखा होगा, जो पतले तार होते हैं वो खींच सकते हैं, जैसे गर्म करके कॉपर के तारों को खींचा जाता है, उसकी बात की जा रही है। अगला है गलन। गलन भी क्या है, पदार्थ का ही गुण है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे मोम, गंधक एक निश्चित ताप पर क्या करते हैं, पिघल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो ठोस होते हैं उनके लिए गलन का शब्द प्रयोग किया जाता है, और जो द्रव होते हैं उनके लिए जो होता है वह क्वथन का शब्द प्रयोग किया जाता है। और वाष्पशीलता क्या होती है, यह कुछ पदार्थ जो हैं वो शीघ्र ही वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इनको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं और उनके इसी गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। इस गुण के पदार्थ पहचाने जा सकते हैं, जैसे कि स्प्रिट हो गए, ईथर हो गई, जो भी चीज़ें क्या होती हैं, भाप बनकर उड़ जाती हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। क्वथन क्या होता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलता है उस ताप को हम उसका क्वथनांक कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को क्वथन कहते हैं। जैसे पानी जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। अगर वह पानी शुद्ध है, प्योर है, तो वो ज़रूर है कि वो 100 पर ही उबलेगा, और अगर उसके पहले या फिर बाद में उबल रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। तो इसमें इसका क्वथनांक कैसे पता करते हैं, उसमें थर्मामीटर एक होता है, यूज़ करके पता किया जाता है कि इसका इतना क्वथनांक होगा, और ये आपका दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाने वाला थर्मामीटर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे घनत्व की। यह भी पदार्थ का गुण है कि विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है और घनत्व के अनुसार उस वस्तु के गुणों में भी परिवर्तन होता है। उसकी वास्तविक अवस्था ही घनत्व का गुण है। तो घनत्व यानी कि जिसमें क्या है कि उस वस्तु का क्या है, एक तरह का गुण होता है। और गंध अगर कहें तो प्रत्येक पदार्थ में खास प्रकार की गंध आती है जिससे उसे पहचाना जा सकता है। जैसे अमोनिया में क्या है, अमोनिया में कुछ अलग टाइप की गंध आती है, ठीक है। और अमोनिया यानी NH3, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, जलते हुए गंधक की भांति दम घोटने वाली गंध होती है। क्लोरीन में भी कुछ अलग सी गंध होती है जिससे खांसी लाने वाली गंध होती है। परंतु कुछ गंध क्या होती है, फलों भी जैसी आ सकती है। यानी कि प्रत्येक पदार्थों की अपनी एक अलग महक होती है जिससे उसको समझ में आ सकता है, पहचान में आता है कि यह कौन सा पदार्थ है, जिसके आधार पर उसे हम पहचान सकते हैं। अक्सर ये लैब में जो है ये चीज़ जो है आपने की होगी तो आपको पता होगा। कठोरता की बात करें तो कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, इनको खरोचने पर निशान नहीं पड़ता है। जैसे लोहा या कांच है, ये इतने कठोर होते हैं, आसानी से तो नहीं, लेकिन कांच जो है वो चटक जाते हैं, लेकिन लोहा जो है वो बहुत आसानी से नहीं खराब होता। तो ये भी उसका एक गुण है। भंगुरता कहे तो कुछ वस्तुएं चोट मारने पर टूटकर चूर्ण हो जाती हैं और यह भंगुर कहलाती हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि चौक जो है, चौक अगर आपका ज़मीन पे गिरता है तो तुरंत टूट जाता है, यह उसका गुण है जिसे भंगुरता कहते हैं। और यह गुण जो है भंगुरता लाता है, और जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उन्हें हम भंगुर वस्तुएं कहते हैं। प्रायः इसी प्रकार का विपरीत प्रभाव अभंगुरता में होता है, जिसमें वस्तुओं पर चोट, दबाव या बल लगाने पर कोई भी चूर्ण नहीं होता। जैसे लोहा या पीतल, क्या आप उसे आसानी से अपने हाथों से दबा सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अगर बहुत ही कठोर है तो उसे आप नहीं दबा सकते, यानी उसमें भंगुरता का गुण नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उन्हें हम अभंगुर कहते हैं, मतलब जो नहीं आसानी से दब सकते हैं वो। धातुवर्ध्यता क्या होती है कि कुछ पदार्थों को पीटे जाने पर वह फैलकर पतली स्थिति में आ जाती हैं, इसको इसकी घातवर्ध्यता कहते हैं। अक्सर सोना जो आप पहनते हैं, ठीक है, उसके आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत ही बारीक पतले पतले आभूषण बनाए जाते हैं, उनको पीट करके ऐसा किया जाता है। तो तन्यता और धातवर्ध्यता में बहुत अंतर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है कि उसको क्या किया जाता है, पीटा जाता है और पीट करके चौड़ा चपटा किया जाता है, जबकि तन्यता में उसको तान करके लंबा किया जाता है, तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला यहाँ पर पदार्थ की प्रॉपर्टी है विलेयता या पदार्थों का घुलना। कुछ पदार्थ घुल जाते हैं और इसी गुण को विलेयता कहते हैं। जैसे नमक में पानी घुल जाता है और पानी में घुलने को उसकी विलेयता कहेंगे।
चालकता क्या होती है कि कुछ पदार्थों के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्मी तथा ताप बिजली मतलब गर्मी ताप तथा अथवा बिजली जो है इसका असर पहुंचता है और उस पदार्थों को चालक कहते हैं और उनके इसी गुण को चालकता कहते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लोहा या तांबा पीतल की अगर वायर है उसको अगर मान लीजिए कि उसमें करंट फ्लो हो रही है तो अगर आपने टच किया तो तुरंत आपकी बॉडी में भी करंट आ जाएगी। और इसके अलावा अगर लोहा तांबा या पीतल की कोई भी वायर है उसे आप हीट कर रहे हैं तो अगर आप उसको काफ़ी देर तक टच करेंगे तो उसकी जो हीटनेस है वो दूसरे पॉइंट पर आसानी से पहुंच जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो आपका जो तवा है उस पर अगर क्या लगा दिया जाता है, लकड़ी लगा दी जाती है, क्योंकि वो हीट होगा तो अगर वो पूरा हिस्सा लोहे का रहेगा तो उसको आप टच नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर जो है इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसे चालकता कहते हैं और यह गुण जो है वह पदार्थों में जो धातुएं होती हैं उनमें ही पाया जाता है। अधातुओं में ये गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता। ज्वलनशीलता क्या होती है कि कुछ पदार्थ आग को पकड़ लेते हैं और जलने लगते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ज्वलनशील कहते हैं और उनके इसी गुण को ज्वलनशीलता कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल, ईथर, स्प्रिट वगैरह जो होती हैं वो तुरंत जल जाती हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते कैरोसिन वगैरह तुरंत जलने लगती हैं, तो उनमें ये ज्वलनशीलता का गुण है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सभी पदार्थों के अपने अलग गुण होते हैं। पारदर्शिता वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी उन्हें कहा जाता है और उनके इस गुण को पारदर्शिता। जैसे पानी या कांच है उसके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। यानी पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट और अपारदर्शी का मतलब ओपेक होता है। इसी तरह से कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप धुंधला देख सकते हैं, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो मान लीजिए चुरमुरा खरीदते हैं, ठीक है, पैकेट में वो रैप करके देता है आपको पेपर में, उस पेपर को जब आप खोल के देखेंगे तो जब उसमें जहाँ जहाँ तेल लगा होगा उसके आर पार आप देखने की कोशिश करेंगे तो हल्का हल्का दिखेगा लेकिन धुंधला सा दिखेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलीथीन जो होती है उसके आर पार आप क्लियर तो नहीं देख सकते लेकिन धुंधला सा आपको दिखेगा, तो यह भी उसका एक गुण है जिसे पारभासी कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर है वितरण। वितरण क्या होता है? यह गैस तथा द्रव के अणुओं का अपने वातावरण में फैलना, विसरण। विसरण क्या होता है? गैस तथा द्रव के अणुओं का अपने वातावरण में फैलना ही विसरण कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपने कहीं पर भी सेंट, मान लीजिए आपने सेंट जो है वो कहीं पर स्प्रेड किया, ठीक है, सेंट आपने कहीं पर छोड़ा है, ठीक है, तो आप जैसे उसको आप दबाएंगे स्प्रे को तो वहाँ की जो स्मेल होगी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। अगर वो कमरा बंद होगा तो उसके यही गुण को क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। और यह गैसों में भी होता है कि अगर आपकी गैस मान लीजिए जो सिलेंडर वाली है वो कहीं से लीक है, ठीक है, तो वहाँ की जो स्मेल है वो पूरे घर में आपके किचन में फैल जाती है कुछ ही देर में और आपको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। तो यह भी उसका क्या है? गुण होता है। चुंबक के प्रति अनुक्रिया क्या होती है कि वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो तथा वे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते उन्हें हम अचुंबकीय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए चुंबकीय पदार्थों में तो लोहा हो गया या लोहे से बनी कोई भी वस्तु हो गई, लेकिन अचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कुछ भी हो सकता है। और संसार के सभी पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। यानी कि टाइप्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये जो है टाइप्स ऑफ मैटर है, यानी पदार्थ के प्रकार हैं। और अभी आपने जो पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस, वो पदार्थ की अवस्थाएं हैं। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट क्या है। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता। या फिर तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसकी नाभिक पर विद्युत आवेश की मात्रा समान या एक निश्चित परमाणु संख्या होती है। जैसे कॉपर, सोडियम, आयरन या कार्बन, ये सारी जो चीज़ें आप देखे हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है दोस्तों, वो जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो 118 तत्व होते हैं वो सभी क्या है? इसके उदाहरण हैं। जितने भी 118 अभी तक एलिमेंट्स फाइंड किए गए हैं वो आपके क्या है? इसके उदाहरण है तत्व के। वो कभी भी आप देखेंगे तो अकेले नहीं होते हैं,
आप जो है हाइड्रोजन को ओनली हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, उसे आप H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन को ओनली ऑक्सीजन नहीं लिख सकते, उसे आप O2 ही लिखेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ हैं जिसे आप लिख सकते हैं, तो ये क्या है, कॉपर जैसे सोडियम। लेकिन ये पदार्थ जो है आपको कभी स्वतंत्र अवस्था में अकेले नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट किए रहेंगे। तो इसके इसी गुण को क्या मतलब, इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। अब अगला है आपका कंपाउंड। क्या होता है? यौगिक। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे अगर इनका अनुपात अनिश्चित हो जाएगा तो इस पदार्थों को हम यौगिक ना बोल करके मिश्रण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, आपका NH3 हो गया, या फिर आपका जितना भी मतलब कि दो या दो से अधिक यौगिक तत्वों से मिलकर बनने वाला जो भी आपका पदार्थ होता है वो यौगिक के अंतर्गत आता है। लेकिन उसकी जो भी रेशियो होगी वो फिक्स रहेगी। जैसे वाटर जो है H2O, इसमें हाइड्रोजन जो है वो हमेशा 2 रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा जो है वो सिर्फ 1 ही रहेगा। अगर इनका रेशियो थोड़ा भी चेंज हुआ तो वह वाटर नहीं बल्कि कुछ और ही बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक फिक्स रेशियो रहना ज़रूरी है और तभी वह एक कंपाउंड यानी कि यौगिक कहलाएगा, अन्यथा वह मिश्रण हो जाएगा। तो मिश्रण की परिभाषा आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मिश्रण क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, बालू और मिट्टी का मिश्रण आदि। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या देखा कि आप जो है एक नमकीन देख रहे हैं, ठीक है। एक प्लेट में नमकीन रखी गई है। ये जो नमकीन है यह भी एक मिश्रण का उदाहरण है। यहाँ पर आपका मन किया तो आपने मूंगफली ज़्यादा डाल दी, नहीं मन किया तो डाली ही नहीं, या फिर आपका मन किया तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी, उसमें नमक जो है सॉल्ट मिक्स किया गया। इसके अलावा बेसन के छोटे छोटे वहाँ पर जो है आपने चीज़ें बनाकर डाली, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपने जो है ऊपर से मान लीजिए आपको पत्ती स्प्रेड करना है तो आपने डाल दिया, या फिर आपको जो भी चीज़ उसमें डालनी है आप किसी भी अनुपात में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। तो इस टाइप का जो भी चीज़ आपका होगा जिसका फिक्स रेशियो नहीं होता है, लेकिन उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं या तत्व आपस में मिले होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के भी दोस्तों प्रकार होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिश्रण क्या होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, वैसे मेनली 2 टाइप्स का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें एक एक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों कि इन मिश्रणों के अवयव आपस में समान रूप से वितरित होते हैं। समांगी मिश्रण के अवयव को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक और पानी का घोल। और आप जैसे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पानी ग्लास लिया गया है और उसमें जो है नमक के घोल को डाला गया है, या चीनी ही मान लीजिए आपको डालनी है। तो कुछ टाइम के बाद जब आप चम्मच से उसको हिलाएंगे तो वो उसमें आसानी से घुल जाएगी और आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा कि इसमें नमक कहाँ पर है। नमक के कण आपको पानी में नहीं दिखाई देंगे। और इस प्रकार का जो भी मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण होगा, यानी ऐसे मिश्रण जिसमें जो भी चीज़ें आपस में मिलाएंगे आप, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि आपने जो भी वहाँ पर विलायक और विलेय को मिलाया है, जो भी वहाँ का उनको मिलाने से जो विलयन बना है वो विलयन जो है आपस में समांगी हो गया है, क्योंकि इसमें आपको जो है कुछ भी चीज़ अलग नहीं दिखाई दे रही है। लिक्विड है, वाटर जो है आपने घोला और कुछ टाइम के बाद वो ग्लास में उसमें नमक जो है पूरी तरह से घुल गया। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट है हेट्रोजीनियस। ये क्या होता है, इसमें जो भी वितरण आप करेंगे, चीज़ों को जो भी मिलाएंगे वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस मिश्रण में अवयव आपस में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और इस प्रकार के मिश्रण में अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे बालू और पानी का मिश्रण। इसके अलावा आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपने मिक्स की है चीज़ें ठीक है, मान लीजिए आपने कैंडी देखी या फिर आपका कोई भी मॉलिक्यूल्स है, सभी मतलब सभी अणु क्या है आपके अलग अलग दिख रहे हैं, चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही हैं। या फिर आप जो है इसके अलावा और भी चीज़ें दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि बालू और मिट्टी ले लीजिए तो आपको अलग अलग दिखाई देगा, यानी कि जो आपको मिश्रण में अलग अलग दिखाई दे वो विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने नमकीन का जो दिखाया था एग्जाम्पल, वो भी विषमांगी मिश्रण में ही आएगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो अलग अलग दिखती हैं।
अब हम पढ़ेंगे मिश्रण का घुलना या फिर विशेषता क्या होती है। तो दो ठोसों का ठोस मिश्रण विषमांगी होता है, किंतु किसी विलायक में घोलने पर समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने दो ठोसों को मिला दिया तो उसको मिलाने से मिश्रण क्या होता है, विषमांगी होता है। लेकिन जैसे ही आपने किसी वाटर में उसको डाला तो वो आपका समांगी हो जाएगा। जैसे नमक और चीनी आपने मिला दिया तो वो आपको विषमांगी दिखेगा, हेट्रोजीनियस दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। पर उसको आपने जब किसी पानी में घोल दिया तो दोनों ही आपस में घुल जाएंगे। और दो मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण समांगी होता है, या और जबकि अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण विषमांगी होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है दो द्रव ले लीजिए, दो जो कि आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया है एक सोडा वाटर ले लिया, या दूसरा एक आपने पानी ले लिया और आपस में आपने मिक्स कर दिया, तो वो आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। लेकिन जो आपस में नहीं मिलते उन्हें हम अमिश्रणीय कहते हैं। जैसे कि आपने तेल और पानी का मिश्रण कभी भी मिलते हुए नहीं देखा होगा, जबकि दोनों ही क्या है, द्रव है और वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का जो मिश्रण बनेगा वो अमिश्रणीय द्रव बनेगा। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स, और जो घुल जाते हैं उसे हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। और बिना हिलाए स्थिर रखा सोडा वाटर की बोतल जो है वो समांगी मिश्रण है, लेकिन जैसे ही आप उसको हिला देंगे तो विषमांगी हो जाएगा। जैसे पेप्सी की बोतल आप तुरंत जैसे हिलाएंगे तो कितना तेज से वहाँ से झाग निकलता है, बट अगर आपने उसको फिक्स ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद वो अपना पोजीशन में फिक्स एकदम शांत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है उनमें समांगी और विषमांगी दोनों के गुण होते हैं। दूध जो है वो देखने में तो आपको समांगी लगता होगा, लेकिन वास्तव में यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो देखने में आपकी जो है मतलब कि समांगी दिखती हैं, परंतु उसमें जो गुण होते हैं वह विषमांगी के होते हैं। उनके जो कण होते हैं उस पर जब लाइट पड़ती है तो आपस में जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। उनके इसी गुण को हम कोलाइडल्स कहते हैं। तो इस प्रकार आप कोलाइड को भी समझ गए होंगे कि क्या होता है। पायस का एक नियम है, ये क्या होता है कि जब विलेय तथा विलायक दोनों ही द्रव हो तो इन दोनों से बने विलयन को हम पायस कहते हैं। जैसे शैम्पू और नेल पॉलिश में जब विलेय और विलायक दोनों ही क्या होते हैं, द्रव बनते हैं, तो उन्हें हम पायस कहते हैं। अब अगला यहाँ पर है दोस्तों आपका पदार्थों का क्या है, पृथक्करण। जैसे आपने चीज़ों को देखा कि पदार्थ आपके जो है मिक्स हो गए आपस में, रिफाइनिंग ऑफ मैटर्स, यानी कि मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। क्योंकि आपने सोचा होगा या देखा होगा अक्सर कि पदार्थ जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो पहले उसका रीज़न जान लेते हैं कि पदार्थों को अलग क्यों करना है। तो मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे मिश्रण से उसके अवयवों के पृथक करने की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। जैसे अनावश्यक अवयवों को प्राप्त करने में, कहने का मतलब है अगर आपके गेहूँ में मान लीजिए कई सारी मिट्टी या फिर कंकड़ वगैरह मिल जाएं, उसे आपको अगर अलग करना हो तो भी आपको पृथक्करण की आवश्यकता होगी। और लाभदायक अवयवों को प्राप्त करने में, जैसे आपको मान लीजिए कि गेहूं में से ही मिट्टी को अलग करना है या फिर उसमें से कंकड़ को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, कंकड़ को हटाकर अलग कर देंगे और आपको लाभदायक चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करने में भी आपको जो है मिश्रण की ज़रूरत होती है, और मिश्रण के घटकों का अनुपात भी ज्ञात करने में आपको ज़रूरत होती है। तो पदार्थों को पृथक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए, जो अनडिज़ायरेबल मिक्सचर है वो आपस में मिक्स हो चुकी हैं, वो लेकिन आपको उन पदार्थों को अलग अलग करके यूज़ करना है, तो वहाँ पर आपको उन्हें पृथक करना भी बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। अगर आपने उन्हें अलग नहीं किया तो वो वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपके चावल या फिर गेहूँ में कंकड़ है तो उसे अगर आपने अलग नहीं किया तो वो आपके खाने योग्य नहीं होगा। तो चीज़ों को अलग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ केवल सॉलिड की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि लिक्विड और गैसेस में भी चीज़ों को अलग किया जाता है। उनमें भी क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और उनको अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पर पृथक्करण की कुछ विधियाँ हैं। जैसे किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए एक घटक के उन गुणों को जानना आवश्यक होता है जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न है। इसी गुण का
उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चयन किया जाता है। मिश्रण को उनके अवयवों से पृथक करने की निम्न विधियां होती हैं। यहाँ पर आपके जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए, फटकना, उसना, चालना, ऊर्ध्वपातन वगैरह। तो इसे आप एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो चलिए यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहला है आपका फटकना। क्या होता है? जैसे फटकने से हल्के पदार्थ जैसे गेहूं से भूसा आदि दूर किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा आदि जो है वो सूप से बाहर दूर गिरता है। और किसान जो है भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गिराता है, जिससे अनाज यानी गेहूं वगैरह तथा हल्का भूसा जो है वो क्या है दूर जाकर गिर जाता है। इसका आप देख सकते हैं डायग्राम में भी किस तरह से जो है यहाँ पर जो किसान मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक फीमेल किसान है, वो क्या कर रही है, वो उसको मतलब कि क्या कर रही है, चीज़ों को अलग अलग कर रही है। ठीक है, आपके पदार्थों को और उसमें से भूसे को अलग कर रही है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो फटकना कहलाता है। और आपने घरों पे भी देखा होगा कि मम्मी लोग अक्सर जो है सूप वगैरह लेकर के चीज़ों को, चावल गेहूं को फटक करके उसमें से हल्की चीज़ों को अलग करती है और भारी जो चीज़ें होती हैं वो अलग कर लेती है। अगला है आपका बिनना। कुछ अनाजों जैसे कि गेहूं, चावल अथवा दालों में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़, मिट्टी मिल जाते हैं, तो उन्हें अलग करना ज़रूरी होता है, जो उन अनाजों की आकृति, आकार और रंग से अलग होती हैं। अगर अलग नहीं होंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए वहाँ पर क्या है कि आपको कंकड़ अलग दिखता है और आपको जो है गेहूं या फिर चावल अलग दिखता है। लेकिन इसे आप हाथों से ही बिनकर अलग करते हैं और इस प्रोसेस को बिनना कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस टाइप से जो है चीज़ों को बिन करके अलग किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो बिनने का प्रोसेस है और आपके दैनिक जीवन में ये होता है। चालना क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवों को मिश्रण में अवयव वाले मिश्रण को विभिन्न आकार वाले छेद वाली चलनियों द्वारा आप चालते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आटे को हम लोग जो है वो चालते हैं या फिर बालू से कंकड़ को चाल कर अलग किया जाता है। तो इसका आप डायग्राम में भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। चीज़ों को चाल करके जो महीन चीज़ें हैं अलग की जाती हैं और भारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग की जाती हैं। अगला है आपका चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकों के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। और इस विधि द्वारा उन्हीं अवयवों को पृथक कर सकते हैं जिसमें चुंबकीय पदार्थ अवश्य उपस्थित होते हैं, अन्यथा वो चिपकेंगे ही नहीं चुंबक से, और अगर उनमें चुंबक का गुण नहीं होगा। उदाहरण के लिए लोहे के बुरादे और बालू के मिश्रण को एक बर्तन में ले करके इसमें चुंबक को क्या लेते हैं, संपर्क में लेकर आते हैं, तो उसमें चुंबक के जो भी अवयव होते हैं आपस में चिपक जाते हैं और बालू अलग हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ एक चुंबक का नॉर्थ साइड है और लोहे का बुरादा उसमें से क्या हो गया, चिपक गया है, और इसके अलावा जमीन पर गंधक और नमक की जो भी कण है वो अलग हो गए। तो आप जो है लोहे की कणों को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबक से अलग कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर आपका ऊर्ध्वपातन। वे सभी पदार्थ जो कि गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, नौसादर। अक्सर आपने देखा होगा कि कपूर एक सॉलिड है, ठीक है, पूजा पाठ में भी यूज़ किया जाता है, और ये सॉलिड जब आप गर्म करते हैं तो वो तुरंत क्या बन जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि वो द्रव में नहीं बदलता है, क्योंकि सॉलिड को कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर गैसेज में, लेकिन वो डायरेक्ट गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैसेज में कन्वर्ट होने के कारण यहाँ पर जो है वह ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहलाता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसका एक प्रोसेस होता है कि चीज़ों को अलग करने के लिए यहाँ पर बीकर लिया जाता है और उसके मुंह पर क्या कर दिया जाता है, उसको पलट के रखते हैं और उसके मुंह पर क्या करते हैं, रुई लगा देते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो भाप बन के उड़ ना जाए। अगर उड़ जाएंगी तो फिर वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि आपको जो है उसमें से जो है आपको अलग करना है चीज़ों को। तो यहाँ पर जो है नीचे से बर्नर आप लगाएंगे और फिर उसमें मान लीजिए आपने नौसादर डाला है या फिर आयोडीन डाला है, तो उसमें क्या होता है कि उस फ्लास्क या फिर जो भी आपने लिया है उसकी दीवारों पर क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, उस पात्र की दीवारों पर वो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें जो है डायरेक्ट जो है ठोस से गैस अवस्था में बदलकर दीवारों पर चिपक जाएंगी, क्योंकि पहले तो वो गैस में रहेंगी, गैस के रूप में ऊपर उठेंगी, लेकिन जब उनको ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, रुई से रास्ता बंद कर दिया आपने कॉटन लगाकर, तो वहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो आपका वापस से क्या हो जाएगी, ठोस में जा कर के बन जाएगी और दीवारों पर उसके चिपक जाएगी। अगला आपका है तलछटीकरण, कि द्रव में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारने से अलग किया जाता है। जैसे रेत और पानी मिल जाए और एक बीकर में आप ले लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ देर के बाद देखते हैं
कि मान लीजिए कि एक बीकर में लेकर रखने पर रेत जो है वो नीचे बैठ जाती है और पानी क्या होता है ऊपर आ जाता है। और पानी को आप छड़ के सहारे से धीरे धीरे क्या करते हैं, निथारते हुए दूसरे बीकर में भी डाल सकते हैं और साफ पानी को फिर से इकट्ठा करके और पहले वाले रेत में ही और पहले वाले बीकर में क्या होता है, रेत ही रह जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं तलछटीकरण का प्रोसेस आप हमेशा करते ही होंगे, तो इस टाइप से जो है तलछटीकरण का प्रोसेस आप जानते होंगे कि चीज़ों को जो पानी में से जो है वो ठोस पदार्थों को अलग कर देना। तो यानी द्रवों में से, ज़रूरी नहीं है कि वो पानी हो। छानना क्या होता है, छानने वाला प्रोसेस आप अक्सर करते होंगे घरों पे भी, कि इस पे क्या होता है कि एक कागज़ को, एक छन्ना कागज़ को मोड़ करके या क्या होता है, ये जैसे कि आपका लैब में बताया गया है, लेकिन घरों पर भी आपने देखा होगा कि आप जो है चाय की पत्ती छानते हैं, ठीक है, छलनी से, तो वो भी एक छानने का ही प्रोसेस है। ये जो छानना है वो आपका लैब वाले छानने के प्रोसेस को बताया गया, लेकिन दोनों ही सेम होता है। ये क्या होता है कि एक छन्ना कागज़ को मोड़कर इस प्रकार खोला कि यह शंकु के आकार का बन जाए तथा जिसमें एक और फिल्टर पेपर की 3 तथा दूसरी ओर फिल्टर पेपर की केवल एक ही परत रहे, और फिल्टर पेपर को कीप में रख करके पानी से भिगोकर उसके अंदर क्या करते हैं, दीवार से चिपका दिया जाता है और उसको स्टैंड में लगा देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप क्या कीजिए कि ऐसे करके एक आप क्या करिए, एक कागज़ लीजिए, मान लीजिए साइज का आप ले रहे हैं, ठीक है, उसका एक कोना पकड़ करके उसके 2 कोनों को आपस में क्या करिए, मिक्स करिए, फिर उसको फोल्ड करेंगे तो कुछ फिर से वापस ऐसे बनेगा, फिर इस वाले कोने के पकड़ के इस वाले कोने के साथ मिलाइए, फिर वो वापस ऐसे ही बन जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए, उसको मोड़ करके कुछ इस शेप में रख दीजिए। तो आपने देखा होगा कि एक उसकी एक साइड क्या होंगे, वहाँ पर उसमें मतलब कि 3 पेपर होंगे और दूसरी साइड में सिर्फ 2 ही होंगे, एक ही परत होगी मतलब सिर्फ। तो इस प्रकार आप जो है फिल्टर पेपर बना भी सकते हैं। और छानने वाले मिश्रण या फिर जो भी गंदगी चीज़ होती है उसको कांच के ऊपर मतलब कि पहले तो आप कांच के ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें कीप को रखिए, फिर उसमें जो भी चीज़ आपको छाननी है उसके ऊपर डालते जाइए और गंदगी चीज़ें जो होती है उस छन्नी पर जाकर रुक जाती हैं और द्रव जो है नीचे की ओर छन जाता है, और इस प्रकार का प्रोसेस जो है वो छनना कहलाता है। भारण क्या होता है दोस्तों, कि पानी में ना बैठने वाली अशुद्धियाँ जो है वो भारण विधि द्वारा अलग की जाती हैं। एक बीकर में या तालाब या फिर नदी का गंदा पानी लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फिटकरी का टुकड़ा ले करके उसको धागे से बांध देते हैं। तो अक्सर देखे होंगे फिटकरी क्या करती है, चीज़ों को मतलब भारी कणों को या द्रव्यों में उपस्थित जो भी गंदगी होती है उसको क्या करती है, अलग अलग कर देती है। वो भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं और स्वच्छ पानी ऊपर की ओर आ जाता है। अपकेंद्रण प्रोसेस अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि अपकेंद्रण क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मक्खन बनाने वाली जो मशीन है वह इसी विधि पर होती है। इस विधि में क्या होता है कि द्रव निलंबित कणों को अलग किया जाता है, जैसे दूध से क्रीम बनाना, मक्खन बनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बंद बर्तन में दूध को लेकर के, द्रव को लेकर के बर्तन को तीव्र गति से क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि उसको रख करके द्रव के भारी कण, ठीक है, पहले क्या करते हैं, एक बर्तन में लेकर के उसको बहुत तेज़ी से गोल गोल घुमाते हैं, तीव्र गति से घुमाते हैं, तो भारी कण जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर आ जाते हैं और हल्के कणों को ऊपर से अलग कर लिया जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा वॉशिंग मशीन जो इसी फंक्शन पर परफॉर्म करती है, उसमें जो भी कपड़े होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, गोल गोल उसमें ऐसे ही घुमाया जाता है। या चीनी जो बनती है वो इसी प्रकार के प्रोसेस से बनती है और मक्खन भी ऐसे ही बनता है। तो अपकेंद्रण प्रोसेस जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें द्रवों को क्या किया जाता है, उसमें से हल्के और भारी कणों को उसमें जो है उसको तीव्र गति से घुमा करके अलग किया जाता है। आसवन विधि क्या होती है कि किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाएं होती है, यानी कि आसवन बराबर वाष्पीकरण प्लस संघनन। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो चीज़ें होती हैं उसको पहले तो एक फ्लास्क में रख के गर्म करते हैं, फिर उसके बाद जब वो गर्म होकर के ऊपर भाप के रूप में उठती है द्रव, ये अक्सर द्रवों में ही ऐसा होता है। ये द्रवों को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक प्रभाजी आसवन और एक आंशिक आसवन। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आपका आसवन विधि होता है, जैसे आपको 2 द्रव हैं लेकिन उनके तापमानों में जब काफ़ी अंतर होता है तो वहाँ पर जो है साधारण आसवन आप यूज़ करते हैं, आसवन विधि डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन अगर उनके तापमानों में टेम्परेचर में बहुत ही कम अंतर होता है तो वहाँ पर प्रभाजी आसवन जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आसवन विधि में वाष्पीकरण और संघनन दोनों होती है।
एक फ्लास्क ले लेते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। उसमें जब द्रव जो है वो भाप के रूप में ऊपर उठने लगती है, फिर जब वापस वो क्या आपके कंडेंसर पे जाती है तो उसको फिर से क्या किया जाता है, प्रेशराइज करके उसमें ठंडी गैसें दी जाती हैं और वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो द्रवों को आपस में अलग किया जा सकता है। जैसे आपको मान लीजिए कि आपने जो है उसमें कैरोसिन में से ऑयल को, मतलब मान लीजिए कैरोसिन और वाटर आपस में मिक्स हो गया या कैरोसिन और अल्कोहल आपस में मिक्स हो गया, तो दोनों को कैसे अलग करना है, तो आप आसान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पहले जिसका टेम्परेचर आएगा वो पहले भाप बन के ऊपर उठ जाएगा और जैसे ही वो भाप बनेगा तो कंडेंसर पे पहुंचेगा और कंडेंसर में उसको वापस से द्रव के रूप में अलग कर लिया जाता है। और चीज़ें जो बाद में आपका मतलब कि भाप बनेगा वो आपका फ्लास्क में ही रह जाता है और दोनों द्रवों को अलग कर लेते हैं। आंशिक आशवन क्या होती है कि इस विधि का प्रयोग विभिन्न द्रवों को उनके मिश्रण से पृथक करने में करते हैं, जिनके क्वथनांकों में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री तक का अंतर होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि माना एक मिश्रण में जल और अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दे भी दिया गया आंशिक आशवन विधि में। और जल का क्वथनांक 100 होता है और अल्कोहल का जो होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर अल्कोहल पहले वाष्पित होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर पहले आ जाता है। और फिर उसको क्या करते हैं कि कंडेंसर से ले जाते हैं, गुजारते हैं और उसमें ठंडे मतलब कि उसमें एयर देते हैं और जिसके कारण वो वापस से द्रव में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि को आंशिक आशवन विधि कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है दोस्तों कि यह विधि द्रव में विलेय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में की जाती है। यानी कि द्रवों में अगर कोई ठोस पदार्थ मिक्स है तो उसका यूज़ किया जाता है अलग करने में। अशुद्ध ठोस अथवा मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलते हैं और इस घोल को फिल्टर पेपर में छानते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे कि अक्सर फिटकरी या फिर जो मिश्री होती है उसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो ऐसे ही अलग किए जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो द्रवों में से ठोस पदार्थों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आपका यूज़ किया जाता है दोस्तों पदार्थों को पृथक करने में। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, आज का यूनिट। तो आई होप आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए ताकि उनको भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से नॉलेज मिल सके और एजुकेशन मिल सके। जैसा कि चैनल का हमारा नाम है नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा, तो उनको भी जो है इस अड्डे पर लेकर आइए। और दोस्तों हमारे चैनल को जो है आप जिनको लगता है कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे बीटीसी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको जो है नोट्स प्रोवाइड हो सके। और इस चैनल में जो इस आज के इस टॉपिक का मतलब वीडियो का मैं जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जो है लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट्स बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।